नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर सेविया छठी बार यूरोपा लीग फुटबॉल के फाइनल में। अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी बनी टॉप सीड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की चैंपियन। लुइस हैमिल्टन ने जीती फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री और कोले मैककार्डिल ने 35वीं बार इंग्लिश चैनल पार कर पुरुषों का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फुटबॉल की दुनिया की बात करें तो स्पेन का फुटबॉल क्लब सेविया रिकॉर्ड छठी बार यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच गया है। सेविया ने सेमीफाइनल में कल मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से हराया। मैच में ब्रूनो फर्नांडिस ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 9वें मिनट पर पेनल्टी के जरिए पहला गोल किया। इसके बाद सेविया ने पहले हाफ में सूसो के गोल की बदौलत बराबरी कर ली। ये इस टूर्नामेंट में सेविया का 125वां गोल था। सेविया के लिए दूसरा और विजयी गोल लुइक डी जोंग ने मैच खत्म होने से 12 मिनट पहले किया। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बराबरी की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। अगर इस पूरे सत्र की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। इस हार के साथ ही यूनाइटेड किसी एक सत्र में 3 अलग अलग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हारने वाला पहला इंग्लिश क्लब बन गया। यूरोपा लीग से पहले काराबाओ कप के सेमीफाइनल में उसे मैनचेस्टर सिटी और एफए कप के सेमीफाइनल में चेल्सी ने शिकस्त दी थी। इसके साथ ही यूरोपा लीग के नॉकआउट फेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का 15 मैच से चला आ रहा जीत का सिलसिला भी टूट गया। सेविया ने 2016 में यूरोपा लीग का खिताब जीता था। सेविया चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक रिकॉर्ड 41 मैच जीत चुका है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रदर्शन की बात करें तो उनका प्रदर्शन बहुत मिला जुला रहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सके। वहां हमने देखा कि चैंपियन लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और एक समय लेस्टर सिटी का प्रदर्शन काफी बढ़िया चल रहा था। बाद में ओली गनर सोल्शायर की मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने वहां पर थोड़ी सी कमबैक की थी, लेकिन यहां पर उम्मीद थी कि टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और कम से कम फाइनल में जगह बनाएगी, लेकिन सेविया ने उस मंसूबों पर पानी फेर दिया। दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में इटालियन फुटबॉल क्लब इंटर मिलान का सामना यूक्रेन के क्लब शख्तर डोनेट्स्क से होगा। इटालियन फुटबॉल क्लब, अगर इंटर मिलान की बात करें तो इस सीजन में उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है और खासकर उनके जो स्ट्राइकर हैं रोमेलू लुकाकू, जो बेल्जियम के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इससे पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए लंबा स्पेल खेल चुके हैं, उनका प्रदर्शन जो है वो टीम के लिए काफी अहम है। इससे पहले का जो मुकाबला था, जो क्वार्टर फाइनल का मैच था, वहां पर भी उन्होंने एक गोल किया था और एक असिस्ट किया था। इस मुकाबले पर उन पर नजर रहेगी। अगर यूक्रेनियन क्लब की बात करें तो अंडरडॉग की तरह ये टीम अब तक सेमीफाइनल में पहुंची है और इंटर मिलान के लिए ये कभी भी चुनौती खड़ी कर सकती है। दोनों टीमों के अगर कंपैरिजन की बात करें तो इंटर का जो फॉरवर्ड लाइन है वो बेहतर है, लेकिन शख्तर की डिफेंस लाइन को भेदना इंटर के स्ट्राइकर्स के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बात करें कि इंटर के पास बहुत ज्यादा अनुभव है। वो इस बार जो इटालियन फुटबॉल लीग होती है सेरे आ, उसमें उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और वहां पर यूवेंटस को उन्होंने काफी कड़ी टक्कर दी थी। तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों के बीच जो मुकाबला है वो काफी अच्छा होगा। अब हमारे साथ खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी जुड़ चुकी हैं। रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय आनंद, थैंक यू सो मच और सारे स्पोर्ट्स कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। जी, हम चर्चा कर रहे थे अपने श्रोताओं के साथ कि सेविया ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर यूरोपा लीग के फाइनल में जगह बना ली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए निराशा? जी बिल्कुल, आई मीन ऑब्वियसली काफी एक्सपेक्टेशंस रही थी और काफी क्लोज भी ये गेम था जरूर। ऑब्वियसली यूनाइटेड शायद अर्ली लीड जरूर लिए, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम जरूर होगा सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स और ऑब्वियसली फैंस के लिए, क्योंकि ऐसा ये वाला गेम वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे शुड गो मैनचेस्टर यूनाइटेड वे। लेकिन वो जो लास्ट में शायद 80th मिनट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद 78th मिनट जो वो दैट वाज अ डिफरेंशिएटर इन द एंड एंड काफी एक बड़ी जीत सेविया के लिए। फॉर एग्जांपल एक ऐसी टीम के ऊपर ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग विन जरूर है उनके लिए। जी, और आज जो दूसरा सेमीफाइनल होना है इंटर मिलान और शख्तर के बीच में, किसे फेवरेट देखती हैं आप?
जी ऑब्वियसली यू थिंक कि जैसे हम लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे आनंद, वी वर टॉकिंग अबाउट लीप्जिग और उन्होंने ऑब्वियसली अपसेट कर दिया था एटलेटिको, दे क्रिएटेड क्वाइट अ ग्रेट विन वो वाली मैच में हम बात कर रहे थे उनके एटलेटिको मैड्रिड के ऊपर हावी होना, बट ऐसा गेम ऑब्वियसली यू थिंक शाख्तर दोनेत्स्क हैज बीन अ वेरी गुड साइड यस, लेकिन यू वुड थिंक कि इंटर मिलान शायद थोड़ा सा एज जरूर लेकर जाएगी इस सेरिया मैच में, और उम्मीद तो यही होगी, बट कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये जो फॉर्मेट जो बदली है उसकी वजह से काफी अपसेट्स जरूर हो रहे हैं। जैसे हम देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी ऐसा ही हाल हुआ, एटलेटिको मैड्रिड का भी ऐसा ही हाल हुआ, सो ऑब्वियसली और बार्सिलोना का भी जो 8-1 से हारी, तो ऑब्वियसली कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंटर मिलान को जरूर मैं थोड़ा एज दूंगी इस गेम में। फुटबॉल की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 2020-21 सीजन की मेजबानी गोवा को दी गई है। आईएसएल के 7वें सीजन की शुरुआत नवंबर से होगी। गोवा के 3 स्टेडियम्स मडगांव के फतोरदा में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वास्को डगामा में तिलक नगर स्टेडियम और बेम्बोलम में जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम आईएसएल के 7वें सीजन के सभी मैचों की मेजबानी करेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान खिलाड़ियों और अधिकारियों की यात्रा को कम करने के चलते आईएसएल आयोजक इस बार लीग को एक ही राज्य में आयोजित करना चाहते थे। केरल भी इसकी मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन अंत में गोवा को ही इसकी मेजबानी सौंपी गई है। गोवा के खेल मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य में आईएसएल का आयोजन मानक संचालन प्रक्रिया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत होगा। अजगांवकर ने कल संवाददाताओं से कहा कि गोवा सरकार देश की इस शीर्ष घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करके पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। खेल मंत्री ने कहा कि मैच का आयोजन दर्शकों के बिना किया जाएगा। रूपा जी कैसे देखती हैं इस खबर को? ऑब्वियसली अ वेरी बिग न्यूज एंड अ वेरी पॉजिटिव न्यूज आनंद, फॉर श्योर, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, धीरे धीरे ये सब होना जरूरी है, ऐसे टूर्नामेंट्स होस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेक्टेटर्स के लिए शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा, थोड़ा निराशाजनक जरूर है, क्योंकि ऐसे जो मैचेस होते हैं इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्राउड इन्वॉल्वमेंट, वही एक एक्स्ट्रा वो फैक्टर एक्स फैक्टर प्रूव होता है कई बार, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा डिसीजन जरूर है, क्योंकि इसके पहले भी, ये डिसीजन के पहले भी काफी सारे फुटबॉलर्स, काफी खिलाड़ी आके बोले जरूर, और काफी ओनर्स भी, टीम ओनर्स भी आके बोल रहे थे कि एक जगह में हो तो काफी बेहतर होगा, जैसे कि आईपीएल हो रहा है, एक कंट्री में हो रहा है, यस 2-3 सिटीज हैं, लेकिन काफी कंट्रोल्ड एटमोस्फियर है, और गोवा जैसे एक शहर आप देख चुके, वी नो दैट द रेट्स आर आल्सो हैव कम डाउन, जो कि केसेस हैं, इट्स अ फार मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज फॉर श्योर, एंड फॉर इंडियन स्पोर्ट लवर्स जो हैं उनके लिए काफी बड़ा न्यूज जरूर है। जी बिल्कुल। और इधर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं के चयन के लिए नई दिल्ली में बैठक हो रही है। क्या कुछ हो रही है इस बैठक में और कौन कौन से सदस्य हो रहे हैं शामिल, इस पर सुनते हैं नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित 12 सदस्यीय समिति की नई दिल्ली में आज से बैठक शुरू हुई। ये बैठक कल भी जारी रहेगी। बैठक नई दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के मुख्यालय में हो रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह, पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता, मुक्केबाज वेंकटेशन देवराजन के अलावा पत्रकार आलोक सिन्हा और नीरू भाटिया भी इस समिति के सदस्य हैं। इस टीम की अगुवाई उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा कर रहे हैं। इसके अलावा समिति में खेल मंत्रालय के भी प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान, संयुक्त सचिव एलएस सिंह और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के सीईओ राजेश राजगोपालन शामिल हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कारों के नामांकन पर विचार करते समय समिति के अध्यक्ष 2 अतिरिक्त सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता होंगे। अभी ये फैसला नहीं किया गया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होगा या नहीं, लेकिन इस साल के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा समय पर की जाएगी। पिछले साल की तरह इस साल भी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के बीच पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए एक ही चयन समिति का गठन किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल भारत के राष्ट्रपति 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में देते हैं। ये समारोह महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर होता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन।
कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टेनिस की। अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी ने टॉप सीड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। लेक्सिंगटन में कल खेले गए फाइनल में ब्रॉडी ने स्विट्जरलैंड की जिल टेकमैन को एक तरफा मुकाबले में 6-3, 6-4 से हराया। ब्रॉडी ने जोरदार सर्विस और शक्तिशाली ग्राउंड स्ट्रोक्स के दम पर फाइनल मुकाबला 1 घंटा 42 मिनट में जीत लिया। ब्रॉडी का ये पहला WTA खिताब है। रूपा जी, इस टूर्नामेंट में सेरेना और वीनस दोनों खेल रही थीं, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए जेनिफर ब्रॉडी का कमाल। जी बिल्कुल। ऐसे टाइम में ऑब्वियसली काफी एक नॉट वेरी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, शी इज नॉट दैट एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने खेला है। नोइंग दैट दे वर ऑल दीज स्टार्स, आई मीन ऑब्वियसली कोको गॉफ ने भी अच्छा किया था इस टूर्नामेंट में। टू सी समवन लाइक हर कम फॉरवर्ड एंड विन काफी एक एक्साइटिंग जरूर प्रूव होता है। लेकिन अगेन वो जो टॉपिक जो हम ऑलवेज बात करते हैं, विमेन्स टेनिस पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है, एंड दिस इज अनदर रिमाइंडर ऑफ दैट। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 4 ग्रैंड स्लैम्स की रिजल्ट भी देखेंगे, इट विल नॉट बी द सेम, और एटलीस्ट नॉट द टॉप 3 रैंक प्लेयर्स। तो वैसे देखा जाए तो द डिस्कशन ऑफ कंसिस्टेंसी अगेन क्रॉप्स अप, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जेनिफर ब्रॉडी से। टेनिस की एक और खबर है। जापान के टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी ने कल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद वेस्टर्न और सदर्न ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। निशिकोरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। निशिकोरी ने वेस्टर्न और सदर्न ओपन के लिए आज न्यूयॉर्क जाना था। ये टूर्नामेंट आमतौर पर सिंसिनाटी में खेला जाता है, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर इसे न्यूयॉर्क में यूएस ओपन के स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। दोनों टूर्नामेंट फ्लशिंग मेडोज पर बिली जिंग किंग राष्ट्रीय टेनिस सेंटर में खेले जाएंगे। एक और टेनिस खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। इससे पहले हमने देखा था जो एड्रिया टूर हुआ था, उसमें दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और कई खिलाड़ी जो संक्रमित पाए गए थे। यूएस ओपन नजदीक आ रहा है, उससे पहले ये खबर। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग जरूर है आनंद, क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म भी के अंदर भी आए थे नोवाक जोकोविच, जब वो एग्जीबिशनल टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और उस वजह से काफी खिलाड़ियों अफेक्ट हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे वायरस। और उन्होंने एक बहुत ही अपॉलोजेटिक मैसेज भी दिया था, क्योंकि काफी क्रिटिसिज्म आया था उसके बाद। और उसके कुछ हफ्ते बाद ऑब्वियसली राफेल नडाल ने भी अनाउंस किया कि वो नहीं खेल रहे हैं। सो इन दीज सिनेरियोस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज जरूर है एक और खिलाड़ी को ऐसे पॉजिटिव टेस्ट होना। एंड क्या सितंबर में है यूएस ओपन? नॉट दैट मच टाइम, 1 महीना है लेफ्ट। ऑब्वियसली इनफ टाइम फॉर पीपल टू रिकवर। ये खिलाड़ी काफी जल्दी रिकवर हो सकते हैं, उस टाइम पे प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन ये सब न्यूज टू गेट बिफोर अ बिग टूर्नामेंट लाइक द ग्रैंड स्लैम, क्योंकि ये इस साल का पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा जब से कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से सस्पेंड सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। और ऑब्वियसली हम सब ऑर्गेनाइजर्स हो या फिर प्लेयर्स हो चाहेंगे कि कंपटीशन का लेवल भी उतना ही अच्छा हो। सो उम्मीद तो यही होगी, एंड होपफुली टॉप प्लेयर्स रिकवर हो जाने चाहिए उस टाइम। जी बिल्कुल। रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आनंद। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ हरपाल सिंह बेदी जी। हरपाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने कल स्पेनिश ग्रां प्री जीत ली। ये उनके फार्मूला 1 करियर की 88वीं जीत है। हैमिल्टन अब माइकल शूमाकर के फार्मूला 1 में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड से सिर्फ 3 जीत पीछे हैं। शूमाकर का फार्मूला 1 में 91 जीत का रिकॉर्ड है। इस जीत के साथ हैमिल्टन ने लीडर बोर्ड में 37 अंक की बढ़त बना ली है। मर्सिडीज के हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वेस्टापेन को 24 सेकेंड के बड़े अंतर से पछाड़ा। वेस्टापेन पिछले 9 रेस में 8 बार पोडियम पर जगह बनाने में सफल रहे हैं। वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। लुइस हैमिल्टन की बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी। मगर इस बार जो ये रेस हो रही है, अब ये देखिए कि सारी एम्प्टी स्टेडियम्स के सामने हो रही है, और इसमें वो मजा नहीं आ रहा जो दर्शक या जो एक्साइटमेंट होती थी वो नहीं। बट दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस। कई स्टेट्स हैं, ये कई कंट्रीज में तो होना था, वहां से दे कॉल्ड इट ऑफ। तो दे हैव इसको छोटा कर दिया गया है। पर हैमिल्टन की जैसे बात कर रहे हैं, इसका शूमाकर के बाद वही एक बंदा है जो इसका डोमिनेट कर रहा है।
बड़े इंटरेस्टिंग ये होता था कि इस कार रेसिंग में, मोटर स्पोर्ट में आपको एक बार 3-4 बंदे मिलते थे, बिल्कुल ड्राइवर होते थे, मगर इसके तरह वर्चस्व है कि पिछले कई सालों से देखा कि आप हैमिल्टन या अगर ये नहीं जीतता तो इट इज कंसीडर्ड अपसेट। तो ये उसका एक देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी देख लें या सस्टेनेबिलिटी देख लेते हैं या फोकस देखना है, पर अब मुश्किल होता है इस रेस में कितना फोकस रहना। और ही स्टार्टेड वेरी यंग जी, यंग था उसमें, जब मैं पहली बार जीता तो कई लोगों ने कहा ये शायद फ्लूक हो सकता है। और सबसे एक बड़ी बात है कलर्ड है जी, ये चीज जो पहले ये डोमिनेट की जाती थी व्हाइट के बारे में, ये कलर्ड फ्रॉम इंग्लैंड, तो इसमें भी है। हालांकि इसने कई बार कहा कि मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बिकॉज ऑफ माई कलर, बट ओवरऑल ओवर द टाइम ही हैज ओवरकम दैट थिंग एंड नाउ ही इज डोमिनेटिंग द स्पोर्ट। जी बिल्कुल, और सिर्फ 3 रेस के जीतने का फासला है इनमें और शुमाकर में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये फार्मूला 1 के इतिहास के सबसे कामयाब ड्राइवर बन जाएंगे। तैराकी से भी एक खबर है, और खबर क्या है वो ये है कि कोले मैककार्डल ने 35वीं बार इंग्लिश चैनल पार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कई कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिए हैं। आइए सुनते हैं इस पर रवि कपूर की ये रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक कोले मैककार्डल ने 35वीं बार इंग्लिश चैनल पार करते हुए पुरुषों का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 35 साल की कोले ने कल सुबह 7 बजे से पहले फ्रांस में कॉलेज शहर तक पहुंचने के लिए 10 घंटे 40 मिनट का समय लिया। कोले ने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में डोवर और उत्तरी फ्रांस के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तैरकर 10 घंटे 40 मिनट में तय की। कोले मैककार्डल ने साल 2016 में 20वीं बार इंग्लिश चैनल पार किया था। कोले ने तब किसी ऑस्ट्रेलियाई द्वारा सबसे ज्यादा बार इंग्लिश चैनल पार करने की उपलब्धि अपने नाम की थी। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कोले ने 35वीं बार इंग्लिश चैनल पार करने के साथ ही सबसे ज्यादा बार इस चैनल को पार करने के पुरुषों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। केविन मर्फी ने 2006 में 34वीं बार इंग्लिश चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। कोले अब सिर्फ ब्रिटेन की लंबी दूरी की तैराक एलिसन स्ट्रीटर से पीछे हैं। एलिसन स्ट्रीटर 43 बार चैनल पार कर चुकी हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा बार इंग्लिश चैनल पार करने वालों की सूची में टॉप 2 में दोनों महिलाओं का ही कब्जा हो गया है। स्पोर्ट्स कैन के लिए रवि कपूर। गोल्फ की बात करें तो भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने सेल्टिक क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट के चौथे दौर में पार 71 का कार्ड खेला, जिससे वो इस यूरोपीय टूर प्रतियोगिता में 2 अंडर 282 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 63वें स्थान पर रहे। शुभंकर इससे पहले लगातार 3 टूर्नामेंट में कट हासिल करने में असफल रहे थे। उधर भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक ने लेडीज स्कॉटिश ओपन के चौथे और अंतिम दौर में 1 ओवर 72 का कार्ड खेला, जिससे वो संयुक्त रूप से 65वें स्थान पर रही। त्वेसा तीसरे से 5वें होल तक लगातार 3 बर्डी लगाने के बाद लय बरकरार नहीं रख पाई। उन्होंने कुल 4 बर्डी और 5 बोगी की। अमेरिका की स्टेसी लुइस ने लगभग 3 साल के बाद यहां अपना पहला खिताब जीता। उधर पहली बार 3 भारतीय महिला गोल्फर किसी मेजर टूर्नामेंट के एक साथ खेलेंगी। अदिति अशोक और दीक्षा डागर पहले ही महिलाओं के ब्रिटिश ओपन में जगह बना चुकी हैं। हरपाल जी, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा की और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आती जा रही हैं। आज भी कई दिग्गजों ने कहा है कि धोनी के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ये जब भी कोई रिटायर होता है हमेशा यही कहा जाता है जी, वैक्यूम तो क्रिएट नहीं होता। कहते हैं ना नेचर है, नेचर एब्योर्स वैक्यूम, देयर इज नो वैक्यूम, क्योंकि बड़ा प्लेयर था जी, और लास्ट ईयर ही पता लग गया था कि नहीं खेलेगा जी। और इस साल शायद ये जो कहा जा रहा है कि उम्मीद ये थी कि शायद वर्ल्ड कप हो, T20 है, पर्सनैलिटी है, शायद इसको ले जाए। हालांकि रवि शास्त्री, विराट कोहली ने बड़ा कहा कि ही वाज माय कैप्टन एंड ही विल रिमेन माय कैप्टन, मगर विराट कोहली ने भी ये हिंट दे दिया था कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आप आएंगे। तो मेरा जहाँ ख्याल है ये इमोशनल आउटबर्स्ट है सब कुछ। और ये भी याद रखिएगा, जब ये लास्ट खेले थे वर्ल्ड कप में तो कई लोगों ने कहा था कि ये जो आज रोना धोना कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, उन्होंने कहा था साहब इसको रिटायर होना चाहिए जब ये रन आउट हुए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो और कई लोगों ने तो सारा ब्लेम इन पे डाल दिया था, क्योंकि अब ये रिटायर हुए हैं, इनका अपना ऑरा था, इनसे अपने क्लास थी, जो इनकी जिस तरीके से बिहेव किया था ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, वो एक किस्म का रोल मॉडल था। इसीलिए लोग सब कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है टाइम इनको पता लग गया था कि अब इनके पास चांस नहीं है खेलने का, और मेरे ख्याल अगर खेलते तो शायद ड्रॉप होते। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोई भी भारतीय कप्तान, एक आधा अपवाद हो सकता है, शायद मैं गलत भी हूं, कोई भी भारतीय कप्तान बड़ी ग्लोरी में नहीं गया। मतलब ये बड़ी मुश्किल, देखिए किसी को कुछ नहीं हुआ। आप बिशन सिंह बेदी
गावस्कर, जो नाम ले लीजिए, अजहरुद्दीन, कपिल देव, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, जितने भी कप्तान थे, कोई ग्लोरी में नहीं गया। तो मेरा ख्याल है इन्होंने धोनी साहब ने समझ लिया था कि मेरा टाइम आ गया है, इट इज बेटर कि इससे ज्यादा कोई क्रिटिसाइज हो और कि रिटायर हो रही है या नहीं हो रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो ये अच्छा किया, उसमें ज्यादा मतलब इतना रोने की या इमोशनल होने की बात नहीं। जो अब कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि चलिए उनका नाम भी आ जाए बीच में। जी बिल्कुल, एक बड़ा योगदान भारतीय क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी पारियों से और अपनी विकेट कीपिंग से कई शानदार प्रदर्शन किए। हरपाल जी, समय नहीं है, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।